मित्रों, मिलिट्री पावर को हार्ड पावर भी कहा जाता है और सदियों से लेकर दुनिया इसी पावर को जानती थी सिर्फ, यानी सदियों से लेकर मुख्तलिफ जो मुल्क हैं अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इस पावर का इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन फिर आगे चलकर दुनिया ने यह भी महसूस किया कि एक सॉफ्ट पावर भी होता है, मतलब एक तो हार्ड पावर होता है ना, एक सॉफ्ट पावर भी होता है, उसका मुतज़ाद होता है। और सॉफ्ट पावर ये होता है कि हार्ड पावर इस्तेमाल किए बिना अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्कों के ऊपर असर छोड़े अपना, तो वो सॉफ्ट पावर है। यानी उसमें आपने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी गुडविल के ज़रिए अपना नाम इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरे मुल्क पे असरअंदाज होने की कोशिश की। दिस इज़ सॉफ्ट पावर। अब मुख्तलिफ मुल्कों के पास सॉफ्ट पावर रहता है, कोई ना कोई चीज़ उनके पास ऐसी होती है जो कि उनको थोड़ा सा यूनिक बनाती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को देख लें, वैसे तो ये बहुत ही खूनख्वार किस्म की मिलिट्री फोर्स रहे हैं, लेकिन इनका एक सॉफ्ट पावर भी है। पता है कौन सा है इनका सॉफ्ट पावर? यूएसएड। यूएसएड के ज़रिए ये काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, या कोई फलाही काम कर दिया। इस सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ मुल्कों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और इनकी बात सुनी जाती है। ये इनका सॉफ्ट पावर है। इसी तरह से अगर आप इंडिया को देखें हमारे रीजन में, तो इंडिया के पास कौन सा सॉफ्ट पावर है? एक पावर है इंडिया के पास भी, बॉलीवुड। बॉलीवुड को इस्तेमाल करते हुए इंडिया नैरेटिव बिल्डिंग तो करता रहा है ना, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ख़ास तौर पर अपने नेबरहुड में इंडिया नैरेटिव बिल्डिंग तो करता रहा है ना, इससे सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए। वो और बात है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ये भी हिंदुत्ववादी बन गया है। नरेंद्र मोदी जब से लेकर आया है तो इंडिया का ये सॉफ्ट पावर मध्यम हो गया है। अब रीजन के मुल्कों में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इंडिया की मूवीज़ नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी, तो लेकिन ये इंडिया के पास सॉफ्ट पावर था। अच्छा, आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे बांग्लादेश के सॉफ्ट पावर के बारे में। एक सॉफ्ट पावर बांग्लादेश ने भी डेवलप किया हुआ है, और ये जो इनका सॉफ्ट पावर है ये इन्होंने 1988 से लेकर डेवलप करना शुरू किया है। इनका सॉफ्ट पावर कौन सा है? इनका सॉफ्ट पावर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स है, एक फ़ौज है यूनाइटेड नेशंस की, और वो उस जगह पर डिप्लॉय करते हैं यूएन वाले इस पीस कीपिंग फोर्स को जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर मुल्कों का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, मदद करने वाला कोई नहीं होता, तो आखिरी हल के तौर पर, आखिरी ऑप्शन के तौर पर यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर आ जाता है ना। यहाँ पर बांग्लादेश कैसे इस इक्वेशन में फ़िट होता है? बांग्लादेश यूँ फिट होता है कि आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने इतने ट्रूप्स इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स को नहीं दिए जितने बांग्लादेश ने दिए हुए हैं। इन्होंने 83,000 अपने फ़ौजी दिए हुए हैं इन मिशंस के अंदर, 83,000। 1988 में ये शुरू करते हैं, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जब हम 2025 में खड़े हुए हैं, तो मैं आपको लास्ट ईयर की अगर डेटा बताऊं तो गुज़िश्ता साल भी इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रूप्स अपने भेजे थे यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। अच्छा, ये कोई हल्का काम नहीं होता, इतना आसान काम नहीं होता, जान जोखिम में डालने का काम होता है। दुनिया में पीस के लिए लड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बांग्लादेशी फोर्सेस लड़ते रहते हैं। इन्होंने हिस्ट्री में अगर आप इनकी देखें तो बहुत ही कठिन मराहिल भी फेस किए हुए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट आपको मैं दिखाता हूँ इनका। 1990s के अंदर, मेरे ख्याल से 1994 का साल था, 1994 का, तो बांग्लादेश का एक कंटिंजेंट जो था वो बोस्निया में डिप्लॉय किया जाता है। 1200 उसमें फ़ौजी थे। अच्छा, वो जो कंटिंजेंट था वो किसको रिप्लेस करता है? यूएन पीस कीपिंग में ही फ्रेंच कंटिंजेंट था, उसको ये रिप्लेस करते हैं। वो जाता है, ये उसकी जगह पर डिप्लॉयड हो जाते हैं। अब ज़रा सुने इनके साथ होता क्या है। ये जब वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं ना, तो बोस्निया की लड़ाई हो रही थी सर्बों के साथ, सर्बिया वालों के साथ। तो सर्ब जो गुंडे हैं वो आकर हमलावर हो जाते हैं इनके ऊपर। अब इनका जो कमांडर था बांग्लादेशी, वो कॉल करता है नेटो वालों को कि हमें एयर कवर दीजिए, शदीद ज़रूरत है हमें एयर कवर की इस हमले को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। लेकिन डू यू नो क्या हुआ आगे? वो जो नेटो वाला कमांडर था उसने इस वाक़े से कुछ ही दिन पहले फ्रांस वालों को एयर कवर दिया हुआ था। जब फ्रांस की कंटिंजेंट वहाँ पर डिप्लॉयड थी ना, उन्हीं को तो बांग्लादेशियों ने रिप्लेस किया था ना, तो फ्रांस वालों को उसने कवर दिया हुआ था, इनको नहीं दिया। एज अ रिज़ल्ट कोई 100 से ज़्यादा इनके लोग शहीद हो गए उसमें। अब ये देखें, दूसरों के लिए शहीद हुए, अमन के लिए, पीस लाने के लिए।
तो बहुत बड़ी तादाद में इनके जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा शहीद भी हुए हैं। तो ये आसान काम नहीं होता है इतना, ये लोग समझते हैं कि ये जी बस जाते हैं तो बड़ा आसानी, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट वाले जोन में ही इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये पीस के लिए फोर्स है बांग्लादेश की जो आर्मी है। ये ज़रा आप यूनाइटेड नेशंस वालों का डेटा उन्होंने मेरे ख्याल से 2021 में रिलीज़ किया था, इसमें देख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने कंट्रीब्यूट किए हैं ना सोल्जर्स, उसमें बांग्लादेश आपको नंबर 1 पे नज़र आता है। उसके बाद रवांडा नज़र आता है, फिर इथोपिया नज़र आता है, फिर नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ये बाद में नज़र आते हैं। नंबर 1 पे बांग्लादेशी हैं। ठीक ठाक इनकी प्रेजेंस आपको यहाँ पर नज़र आती है। अच्छा, 1988 में जब इनको डिप्लॉय किया गया ना पहली मरतबा, तो उसके बाद जल्द ही इनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया था बांग्लादेशी पीस कीपर्स का। और वो इम्तिहान इनका ये शुरू हुआ था कि इराक़ और इनकी कुवैत वालों की लड़ाई शुरू हो गई थी, गल्फ़ वार। तो गल्फ़ वार जब शुरू हो गई थी तो इनको कुवैत में डिप्लॉय किया गया था, कुवैत की प्रोटेक्शन के लिए। बांग्लादेशी मिलिट्री गई थी, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के दस्ते के साथ ये भी गए थे बांग्लादेशी मिलिट्री वाले, और ये उन्होंने वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इनकी कंट्रीब्यूशंस नज़र आती हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें बांग्लादेशी आर्मी की, तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये इनका सॉफ्ट पावर है बेसिकली, जिसको ये अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं।